आज की वीडियो में स्पेशली भारत में संवैधानिक विकास को देखेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में। ऑलरेडी मैंने जो है वो बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। एंसेंट हिस्ट्री भी प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो टॉपिक भी बने हुए हैं। उसके अलावा मेडाइवल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डियर। आज की टॉपिक में अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 को देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया। इस एक्ट के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4 वर्ष के लिए आपको चुने जाएंगे, जिनकी संख्या 24 होगी, जिसमें एक जो है चौथाई प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में सम्राट के जो है वो आज्ञा पत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो गठन का भी प्रावधान था। वर्ष 1974 में बंगाल का प्रथम जो है वो गवर्नर जनरल वारन सिंह था, और इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर जो है वो संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आपका विनियमन जो अधिनियम 1773 पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पे पदोन्नति आपका किया गया, तो ये वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण आपका कब स्थापित किया गया, तो 1773 में किया गया। ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान आपका किया गया था, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 हो जाएगा, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए देख सकते हैं राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति आपका हुई थी, तो 1833 में हुई थी आपका। इस जो है वो इसमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति 1833 के एक्ट के तहत किया गया था, जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका 1774 में किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ देख सकते हैं कि कलकत्ता में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। फर्स्ट बिल्कुल जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं नमस्टर इस जो न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपका सेकंड जो है वो राइट नहीं है, तो आपका जो भी आपका सत्य हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट के रूप में ए राइट हो जाएगा। आप डिटेल से इस सेक्शन को देख सकते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता के फोर्ट विलियम में इस जो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा आपका इन पे मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स लिमिस्टर और हाइड अन्य जो है वो न्यायाधीश नियुक्त हुए। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपका एलिजा इम्पे हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हम देख सकते हैं डियर, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम के बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया गया था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 के द्वारा हो जाएगा। ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ जो है वह विशेष मामलों में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर पर्यवेक्षी आपका अधिकार मिला। अगला देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, तो 1774 ईस्वी में किया गया, तो बी राइट हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अधीन 1774 में बंगाल के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों वाली काउंसिल की भी व्यवस्था की गई। उन पर जो उक्त प्रेसिडेंसी की नागरिक तथा सैन्य सरकार का संपूर्ण उत्तरदायित्व रखा गया, तथा साथ ही उन पर जो है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के राज्यों में आज्ञा देने तथा व्यवस्था जो करने का भी भार डाला गया। काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए था। इस प्रकार जो है वो बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। फर्स्ट देख सकते हैं इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है वो संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की, तो फर्स्ट राइट है डियर। सेकेंड देख सकते हैं कि बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद में निहित था।
या बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं इसने जो योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स में जो है वो मत की शक्ति को बदल दिया, तो आपका जो है वो सी जो है वो असत्य हो जाएगा। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था, तो आपका जो सारे कथन सही है, लेकिन सी सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार गवर्नर जनरल के अधीन आपका बनाई गई, जिसमें जो 4 अन्य सदस्य थे। गवर्नर जनरल का मात्र निर्णायक था। इस जो एक्ट के मुख्य जो बंद निम्न थे। देख सकते हैं कंपनी पर संसदीय पर्यवेक्षकों की जो शुरुआत की गई। बंगाल के गवर्नरों को 3 जो प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जो है वो जनरल बनाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर की जो है वो चुनाव तिथि से जो वो 12 महीने पूर्व वोट देने की पात्रता को स्पेशली जो है वो आपका 500 पाउंड से लेकर के जो है वो आपका 1000 पाउंड, ये पाउंड है स्टालिन, आप देख लीजिएगा जो भी आपका जो है वो यहाँ पे साइन है, बढ़ा करके जो है वो शेयर धारकों को वोट देने का अधिकार जो है वो आप प्रदान किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटरी एक्ट में आपका दिए गए गवर्नर जनरल को काउंसिल का सदस्य नहीं था, तो ये स्पेशली जो है वो लेमास्ट्रे नहीं थे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इस जो है वो परिषद में 5 सदस्य थे, वारेनेस्टिंग, वारवेल, क्लेवरिंग, उसके अलावा फ्रांसिस और तथा मानसून थे। सदस्यों में जो वो फ्रांसिस सबसे जो महत्वाकांक्षी तथा योग्य था। यहाँ देख सकते हैं लेमास्ट्रे जो है वो शामिल नहीं था। यहाँ देख सकते हैं पीठ से जो इंडिया एक्ट है आपका 1784 को देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पीठ के जो है वो भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था, तो यहाँ पे पहला है कि लंदन में एक जो नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसमें 6 आपका सदस्य थे, तो फर्स्ट राइट है। दूसरा देख सकते हैं गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 आपका कर दी गई, तो सेकेंड राइट हो जाएगा। और सी देख सकते हैं कि नियंत्रण मंडल की जो वो कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन करना था। उसके अलावा कंपनी के केवल जो व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन जो है वो प्रबंध संचालक मंडल को करना था, तो आपका जो डी जो है वो राइट नहीं है। याद रखिएगा, सत्य पूछा गया था आपसे। यहाँ से डिटेल आप देख सकते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट्स के प्रयासों से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ, इसकी जो प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। यहाँ देख सकते हैं पहला है कि लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसमें 6 आपका सदस्य थे। गवर्नर जनरल की परिषदों के जो सदस्य की संख्या 4 से जो है वो आपका घटा करके 3 कर दी गई। उसके अलावा जो नियंत्रक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखेंगे, तो मंडल को कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यवहारिक कार्यों का प्रबंधन करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना आपका किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। अगले जो है वो चार्टर को देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमुख चार्टर एक्ट जो है वो 1793, 1813 और 1833, 1853 को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित आपका किया गया था, तो ये स्पेशली जो है आपका 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गवर्नर जनरल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकारी अधिकारी थे। 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वाराणसी जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था। 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट आपका लक्षण क्या था, तो आपका उसमें हिंदू और मुसलमानों की जो स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था, तो आपका जो सी राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं सन 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया तथा गवर्नर जनरल के अधिकार तथा विस्तार बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर भी कर दिया गया। इस जो एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सभी जो सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 1793 के बंगाल रेगुलेशन का सबसे जो विशिष्ट आपका तत्व यह था कि इस एक्ट के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृत जो सामाजिक और धार्मिक विधियों को भी
मान्यता तथा आपका स्थान प्रदान किया गया। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1813 के जो है वो संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है कि आपका इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक आधिपत्य को जो है वो चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं इसने जो है कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत का जो है वो राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो आपका थर्ड राइट नहीं है, तो फर्स्ट जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे चाय और चीन के साथ जो व्यापार का जो है वो व्यापार पर एकाधिकार की छूट प्रदान कर दी गई। इस जो एक्ट द्वारा प्रथम बार अंग्रेजों को भारत पर संवैधानिक आपका स्थिति स्पष्ट की गई और इसने जो है वो कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। 1813 के चार्टर के द्वारा आपका जो है वो नियंत्रक बोर्ड का अधीक्षण तथा आपका नियंत्रण शक्ति को न केवल परिभाषित किया अपितु उसका जो विस्तार भी किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले जो 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा आपका राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, जबकि भारत का जो है वो राजस्व ब्रिटिश जो वो संसद के नियंत्रण में 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा लाया गया था, न कि चार्टर एक्ट आपका 1813 के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड जो है वो आपका राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं डियर, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वो भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं कि 1813 के जो वो चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया। तो आपका जो एजुकेशन में आया था, तो 1 लाख रुपये दिए गए थे, आपने सुना होगा। 1813 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट में प्रथम बार सरकार द्वारा शिक्षा के उत्तरदायित्व की चर्चा की गई। इस एक्ट में शैक्षणिक विकास हेतु कंपनी द्वारा 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष आपका खर्च करने की बात कही गई। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं चार्टर एक्ट आपका जो चार्टर अधिनियम 1813 भारत के जो है वो महत्वपूर्ण समझे जाने का जो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। तो ये स्पेशली आपका इसके द्वारा जो है वो भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, तो आपका जो है वो सीजे राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कोई आपका भारतीय केवल अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण या इनमें से किसी के भी जो है वो कारण कंपनी के अधीन कोई भी आपका पद या रोजगार धारण करने में अशक्त नहीं होगा। यह वचन सर्वप्रथम किसके द्वारा आपका दिया गया था। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में यह बंद किया गया था कि कोई भी भारतीय केवल वंश, जन्मस्थान, धर्म, वर्ण या जो उनमें से किसी भी आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी जो पद से वंचित नहीं किया जाएगा। 1833 के एक्ट में भारतीयों को अपने ही जो देश के प्रशासन में पहली बार अवसर मिला, लेकिन यह प्रावधान वास्तव में आपका कागज में ही आपका सिमट कर रह गया। 1833 के एक्ट के माध्यम से कंपनी की जो है वो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के विशेष अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से आपका किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया। तो चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, तो दैट इज ई राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं डियर, अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। आपका जो देख सकते हैं यहाँ पे किसने जो है कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया, फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं इसने जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, सेकंड राइट हो जाएगा। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने जो फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, तो फोर भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो वो आपका सत्य है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके जो है वो चीनी के व्यापार का और चाय के व्यापार का एक अधिकार चलता रहा।
1833 के आपका चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीनी के साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक जो वो कार्य ही करने थे। बंगाल का जो वो गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा आपका शाह परिषद आपका गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक और असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण तथा आपका निर्देशन सौंप दिया गया। इस एक्ट द्वारा जो है वो आपका विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में मेघालय सम्मिलित आपका किया गया था। जो है वो चौथा सदस्य मेघालय था। इस एक्ट द्वारा जो है कानून बनाने की शक्ति का भी जो है वो केंद्रीकरण कर दिया गया तथा अब जो है केवल सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया और बम्बई और मद्रास की विधानसभाओं की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। यहाँ अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं डियर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो 1813 का जो है वो चार्टर एक्ट हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 में निम्न जो प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण बिल्कुल राइट है। काउंसिल के परम जो है वो सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, तो सेकंड भी राइट है डियर। सी पॉइंट पे देख सकते हैं कि काउंसिल के जो है वो गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी जो है वो शक्तियाँ प्रदान करना, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, तो ये आपका जो राइट नहीं है, यानी डी जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न में हम देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि किस अधिनियम के द्वारा आपका ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय एवं चीनी के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। तो चार्टर एक्ट आपका 1833 के द्वारा किया गया था, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित जो है वो सिद्धांत रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई। तो 1853 में स्वीकार की गई, तो बी राइट हो जाएगा। 1853 के जो वो चार्टर एक्ट के पूर्व नागरिक सेवा में समस्त जो वो नियुक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे। 1853 की आपको चार्टर एक्ट ने आपका जो वो कानूनी व्यवस्था लागू कर दी कि नागरिक जो वो सेवा में भर्ती जो प्रतियोगी जो परीक्षाओं के द्वारा किए जाएंगे। यहाँ पे अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का जो वो सृजन किया। तो ये 1853 का जो एक्ट था, तो आपका जो सी राइट हो जाएगा। 1853 के जो चार्टर एक्ट ने कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारत के लिए एक जो है वो पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई। विधान परिषद में 12 जो सदस्य होते थे। कमांडर जो है वो कमांडर इन चीफ आपका जो है गवर्नर जनरल की परिषद के जो है 4 सदस्य और 6 जो है सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो है वो एक क्रियाशील विधान परिषद का निर्माण किया गया था। महारानी का घोषणा पत्र 1858 को देख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी आपका कब बनी। तो 1830 जो वो 77 में बनी थी, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के बाद भारत की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से जो क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में अपग्रेड कर दिया गया और 1877 में डिज़रायली की जो सरकार द्वारा पारित रॉयल टाइटल्स एक्ट के तहत जो वो विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित की गई। यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में आपका निम्नलिखित कथनों पे कौन सही है। पहला देख सकते हैं ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर जो वो संप्रभुता ग्रहण की थी, फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं ब्रिटिश जो है वो संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून आपका ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था, तो सेकंड राइट हो जाएगा डियर। थर्ड देख सकते हैं कि यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले आपका निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था, तो आपका थर्ड राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा, तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था।
इस अधिनियम ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया तथा भारत का जो है वो राज्य सचिव पद सृजित किया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य तथा संसद के प्रति उत्तरदायित्व रखता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह अधिनियम देश के सब प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने यानी इलाहाबाद में, जिसको वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं, कि मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। यह घोषणा पत्र 1857 के विद्रोह का प्रतिफल था। उसके द्वारा यह भरोसा दिलाया गया कि भारतीयों के साथ आपका जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो है वो भारतीय राजाओं को भी आपका विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा। उनके अधीनस्थ जो है वो क्षेत्रों पर किसी जो है वो तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के आपका जो अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व आपका जो ग्रहण किया। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में निम्नलिखित तत्व पे विचार करने हैं। तो यहाँ पे है आपका चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साधित आपका कर दिया गया। तो आपका फर्स्ट राइट नहीं है। सेकंड देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो सेकंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की घोषणा 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया था। तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद सृजित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1858 के द्वारा। तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश जो है वो साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का प्रत्याग करना। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपका रखना। तो बी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत के जो है वो साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो आपका जो है वो थर्ड राइट नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये आपका 1 जो है वो नवंबर 1858 हो जाएगा। तो ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति हस्तांतरित किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1858 हो जाएगा। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 को देखेंगे डियर। भारत परिषद अधिनियम आपका इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन आप देख सकते हैं कि इस अधिनियम के गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर जो सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं सदस्यों को जो है वो नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके जो है वो कार्य को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा उसके समक्ष रखे जाते थे। तो सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं गवर्नर जनरल के जो पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो बिल्कुल आपका फर्स्ट एंड सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय परिषद जो अधिनियम 1861 द्वारा आपका कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की शासकीय परिषद में गैर जो सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक जो पुट डाला गया। 1862 ईस्वी में 3 जो है भारतीयों यानी बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सरकार जो है वो सर दिनकर राव को शामिल किया गया। सदस्य का नाम जो निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनको नई विधायी प्रस्तावों पर ही विचार करने का अधिकार था।
उन्हें जो है वो जिन्हें आपका गवर्नर जनरल द्वारा उसके समक्ष रखा जाता था। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ देकर के पुनः विकेंद्रीकरण शुरू किया। वायसराय को आपातकाल में बनी परिषद की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने तथा आपका परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी। अगले प्रश्न में हम देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए देखते हैं। तो ये स्पेशली बम्बई में किया गया, कलकत्ता और मद्रास में था, इलाहाबाद में नहीं था। तो 2, 3, 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के परिणामों ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों में अनेक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। सबसे पहले शासन सत्ता को जो है वो कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह आपका वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता का संचालन करने लगा। इन्हीं परिवर्तनों में एक आपका महत्वपूर्ण परिवर्तन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1862 ईस्वी में 3 स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ये उच्च न्यायालय थे आपका बम्बई, कलकत्ता और मद्रास थे। याद रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। अगला हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से जो है वो किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्य चालन के जो स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। तो ये आपका जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1861 हो जाएगा। तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की परिषद में अधिक जो सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। इस नियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी पद्धति आरंभ कर दी। कैनिंग ने भिन्न भिन्न जो विभाग यानी भिन्न भिन्न सदस्यों को दी है। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक जो विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था और 1861 के ही एक्ट के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल को आपका जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही जो है वो वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या वृद्धि का अधिकार भी दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये आपका जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा। तो बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि किस जो है वो कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की जो संख्या वृद्धि का अधिकार दिया गया। तो 1862 में दिया गया। तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 को भारत में अध्यक्ष जो निर्वाचन की प्रथा आपका किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो 1862 में किया गया था। तो बी राइट हो जाएगा। भारत में जो अप्रत्यक्ष आपका निर्वाचन की पद्धति वर्ष 1892 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान था। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के जो वो तत्व का प्रारंभ हुआ। तो 1892 में हुआ था। तो ये स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट अधिनियम का विरोध क्यों किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था। तो यहाँ पे जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1861 ईस्वी की भारत सरकार अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इसके साथ ही भारत सरकार भी गृह सरकार के विरुद्ध अपने अधिकारों से अधिक वृद्धि चाहती थी। इसके लिए वह जो अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में सम्मिलित करना चाहती थी। अतः भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 पारित किया गया। इस अधिनियम के शाही जो वो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, जिन्हें जो वो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया था। चूँकि बहुमत सरकारी जो सदस्यों का रहता था, इसलिए गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका जो नगण्य हो गई थी।
1892 का अधिनियम भारतीयों की उग्र जो है वो राष्ट्रीय भावनाओं को संतुष्ट नहीं कर सका। इसके परिणाम स्वरूप यह था कि इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुपयुक्त थी, क्योंकि सदस्यों की आर्थिक प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं था। ना ही वे जो है सहायक का प्रश्न पूछ सकते थे। सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण जो है वो नहीं देने के कारण राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट यानी अधिनियम का विरोध किया। यहाँ पे देख सकते हैं मार्लियामेंट्री सुधार को 1909 के जो है वो मार्लियामेंट्री सुधार को देखेंगे रिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में आपका जो विचार करने हैं, इनका जो है वो नामकरण ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्ले के नाम पे किया गया था। सेकंड देख सकते हैं इनमें जो है वो विधान परिषद में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर जो है वो सीमित स्वशासन का बंद किया गया था। और थर्ड देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, इनमें ऐसे उपबंध और उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनमें यह आपका सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरह से आपका सेकेंड एंड थर्ड जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के जो राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति तथा विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का बंद किया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार जो है वो बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार तथा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जिम्मेदारों के लिए अलग जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान शामिल था, जिससे यह आपका सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल जो है वो विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे। फर्स्ट जो है वो आपका सही नहीं है। देख सकते हैं पार्लियामेंट्री सुधार बिल आपका किस वर्ष में पारित हुआ, तो 1909 को हुआ था। 1800 ही याद आ रहा है, तो 1909 आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे विचार करने हैं कि पार्लियामेंट्री सुधार ने भारत जो है वो राज्य विधानसभा में शासकीय बहुमत समाप्त कर दी। फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909 के बावजूद गैर जो सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, तो सेकंड राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पदसराय लॉर्ड मिंटो तथा जो है भारत सचिव लॉर्ड जो है वो मार्ले द्वारा स्वीकृत सुधारों और उपायों के दस्तावेज और पार्लियामेंट्री सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहा गया। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर के 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना जो वो चुने सदस्यों की संख्या आपका अधिक थी। गैर सरकारी व्यक्ति उसके अलावा स्थानीय निकायों में आपका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी जो वो भारतीय यानी सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। अगस्त 1907 में आपका भारतीय राज्य परिषद की जो वो भारतीय राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीय केसी आपका गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। अगला देख सकते हैं पार्लियामेंट्री सुधार का भीतरी लक्ष्य था, तो स्पेशली भारत में एक समुदाय के विरुद्ध आपका दूसरे को लड़ाना, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट्री सुधार द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचित पद्धति को स्थापित किया। इस अधिनियम में ऐसे व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। कालांतर में यह भारत विभाजन का कारण बना। इस कानून पर लॉर्ड मॉर्ले ने मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं।
जिसका परिणाम भीषण होगा। यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक लगभग 10 वर्ष तक रहा था, यानी सबसे कम रहा था। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जैव अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरम्भ किया गया? तो आपका पार्लियामेंट अधिनियम 1909 हो जाएगा, तो सी जैव राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि भारत में जो है वो ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे जो है कम समय तक चला। तो ये सबसे कम समय तक आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं कि ये वर्ष जो है वो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपका आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन आपका करवाया था, तो वो आपका हो जाएगा विधानसभाओं में जो है वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और जो है वो स्थानों का आरक्षण था, तो डी राइट हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।